ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दिया गया है और आपको बताना है a/b² का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। देखो, हमें अगर a का और b का डायमेंशनल फार्मूला मिल जाए तो ये मिल जाएगा। वॉल्यूम में से हम सिर्फ वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये डायमेंशनली क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। ये b मिल गया। प्रेशर में से हम सिर्फ प्रेशर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये भी प्रेशर तो ये भी प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर क्या होता है, ये होता है, तो ये होना चाहिए। और नीचे में क्या है, वॉल्यूम का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा L⁶। क्या इससे हमें a मिल जाएगा, a मिल गया, b मिल गया, ये मिल जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें असर्शन और रीजन दिया गया है, पूछा कौन करेक्ट है और ये उसका सही रीजन है या नहीं है। असर्शन दिया गया है कि देयर कैन बी पॉजिटिव जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स। सो ऑब्वियसली ये करेक्ट है, ये तो आपने पढ़ा ही है, वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव जीरो एरर हो सकती है। अच्छा, उसका रीजन क्या बता रहा है, दिस हैपेंस ड्यू टू द मिस हैंडलिंग और द रफ हैंडलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये भी सही बात है, अगर आप वर्नियर कैलिपर को यूज करें या स्क्रू गेज को यूज करें, रफली उसको यूज करें, थोड़ा जोर से, जैसे आपने दोनों जॉस को आपस में दबा दिया तो उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएंगे, मेटल का बनेगा तो डिफॉर्मेशन आ जाएंगे और उन्हीं डिफॉर्मेशन की वजह से उसमें जीरो एरर आती है। तो दोनों करेक्ट है और ये उसका करेक्ट रीजन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि एक LCR सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम, उसमें लगे हुए इंडक्टर की इंडक्टेंस है 100/π मिली हेनरी और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 10⁻³ फैराड और फ्रीक्वेंसी है सोर्स की 50 हर्ट्ज। अब आपसे पूछ रहा, बता दो पावर फैक्टर क्या होगा इस सर्किट का। तो आपको पता है कि पावर फैक्टर cos⁡ होता है और पावर फैक्टर की वैल्यू होती है R/Z। अब R तो हमें डायरेक्ट पता है, अगर ये इंपीडेंस हमें Z और पता चल जाए तो वी कैन फाइंड दिस पावर फैक्टर। और इंपीडेंस क्या होती है, √R² प्लस XL माइनस XC²। तो हमें R पता है, XL और XC की जरूरत पड़ेगी। XL और XC के लिए हमें ओमेगा की जरूरत पड़ेगी, ओमेगा F से आ जाएगा। बताओ कितना बनेगा, ये आ गया ओमेगा। चलो हम देखते हैं XL क्या बनेगा। XL होता है ओमेगा L, मिली हेनरी का, तो हमने उसको हेनरी में लिख दिया। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 10 ओम। इसी तरीके से XC ये बनेगा 1/ωc, ओमेगा है 100π, C का वैल्यू गिवन है, देखो ये हमें क्या मिल गया, ये भी 10 आ गया। अब तो एक इंटरेस्टिंग बात ये देखो कि XL भी 10 ओम आ रहा है और XC भी 10 ओम आ रहा है, तो ये तो दोनों बराबर हो गए। और बराबर होना ये तो रेजोनेंस की कंडीशन होती है, रेजोनेंस जब होता है सर्किट में तो XL और XC बराबर होते हैं और उस केस में इंपीडेंस मिनिमम होती है, वो R के बराबर हो जाती है। तब तो फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पावर फैक्टर R/Z और Z कितना हो गया, वो R के ही बराबर हो गया, तो पावर फैक्टर की वैल्यू आ गई 1। इसमें अगर हमें R की वैल्यू ना भी दी जाती तो भी हमारा आंसर आ जाता। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि एक स्टोन को रिलीज किया जाता है अपनी जर्नी के लास्ट 2 सेकंड में, ये 80 मीटर चल रहा है। वो जो 80 मीटर है वो पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक है, ये 80 मीटर ये 2 सेकंड में कवर करेगा। तो आपको बताना है कि इस पॉइंट का पॉइंट A से डिस्टेंस कितना है। अब तो हमें इसमें ये तो पता नहीं कि इसको चलने में यहाँ तक कितना टाइम लगा या यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, वो तो पता नहीं है। तो अगर हम बोले कि मान लो कि ये टाइम हमको T लग रहा है, यहाँ इस स्टोन को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लग रहा है, T लग रहा है, इसका मतलब यहाँ से पॉइंट B तक आने में कितना टाइम लगेगा, T + 2 सेकेंड। अब अगर यहाँ से चला ये और A तक आया, डिस्प्लेसमेंट S1, तो ये S1 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा टाइम T में, तो इसको हम लिख सकते हैं UT + ½ AT²। इसी तरीके से यहां से लेकर पॉइंट B तक जो S2 इसका डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं, ये S2 कवर करेगा कितने टाइम में, S + 2 टाइम में। तो S2 को क्या लिखेंगे, UT + ½ A और टाइम का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो अगर S2 में से हम S1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, 80 मीटर के बराबर। तो S2 - S1 कर दो, MT should be equal to 80। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इससे टाइम आ जाएगा और फिर वही T की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख देना,
तो आपको ये S1 मिल जाएगा। S1 का मतलब दिस डिस्टेंस जो कि पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक आदमी के सोल्जर पर एक रॉड का एक एंड टिका हुआ है, उस रॉड का दूसरा एंड ग्राउंड पर टिका हुआ है और ये रॉड रेस्ट में है, स्टेशनरी है और ये 60 डिग्री एंगल बना रही है ग्राउंड से, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। तो आपको बताना है कि आदमी के सोल्जर ने इस रॉड के एंड पर कितना रिएक्शन फोर्स लगाया। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी एक मिस्टेक है, लेकिन फिर भी हम कुछ अजम्पशन लेकर के अपना काम चला सकते हैं। ये जो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, मतलब जो भी कांटेक्ट फोर्स लगाएगा वो कुछ बनेगा, मे बी दिस इज F1 नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, आप चाहे तो N1 लिख सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस फोर्स का वट एवर इज द नेट फोर्स अप्लाइड बाय दिस पर्सन ऑन दिस रॉड, वो नेट फोर्स रॉड के परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, एक फ्रिक्शन भी लग सकता है और उसकी वजह से नेट फोर्स किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता है। चलो फिलहाल इसको अभी देखते हैं परपेंडिकुलर ही रहे। तो अच्छा, एक फोर्स यहां से लगेगा जो ग्राउंड लगाएगी, ये है F2। अब देखो रॉड का ये एंड राइट में सिलेक्ट करना चाहेगा, क्यों? क्योंकि अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो उसका एक कंपोनेंट राइट में आएगा, तो अकेला एक फोर्स राइट में, उसको कोई बैलेंस करने वाला भी होना चाहिए, यानी कि यहां से क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन भी लगेगा। वैसे उसने ग्राउंड के बारे में कुछ नहीं बोला है कि स्मूथ है या रफ है, लेकिन अगर रेस्ट में तो रफ तो होना ही पड़ेगा, तभी ये रेस्ट में रह सकेगी। अदरवाइज इसके सोल्जर पे फ्रिक्शन होना चाहिए, वहां से फ्रिक्शन लग करके वहां से भी रेस्ट में आ सकता है, लेकिन ऐसा भी उसने कुछ बोला नहीं है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन की मिस्टेक ये है कि उसको ये बोलना पड़ेगा कि इसके सोल्जर ने रॉड पर जो फोर्स लगाया है वो नॉर्मल है, ये बोलना पड़ेगा। फिर अगर यहाँ पर फ्रिक्शन बोलो या ना बोलो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, हम नॉर्मल लेकर के ही सॉल्व कर रहे हैं। तो उसने यही पूछा है कि ये फोर्स कितना है, इस पर इसका वेट लगेगा, नीचे कितना लगेगा, 120 न्यूटन। ठीक है, अब कुछ नहीं है, देखो बहुत सिंपल है, आप इस पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस कर दो तो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा, इसका भी टॉर्क 0 हो जाएगा। एक mg है, उसका एक टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज, एक ये फोर्स लग रहा है, इसका एक टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज, और ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, इनके मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए, बैलेंस करा दो, मैग्नीट्यूड बराबर कर लो, उससे आपको F1 की वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे रॉड की लेंथ हम L मान लेते हैं, तो F1 का टॉर्क कितना हो गया, ये हो गया, ये इस डायरेक्शन में है, बाकी ये रहा mg का ये लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, ये L/2 हो जाएगा, और ये 60 है, तो ये कितना हो गया, L/2 cos 60। तो mg का ये हो गया टॉर्क, और ये टॉर्क इस टॉर्क से बैलेंस करा दो, ये देखो इससे F1 आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि एक पत्थर है उसको रस्सी से बांध करके ऑसिलेट कराया जा रहा है। बोल रहा है कि इस पत्थर का, इस ऑब्जेक्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट है, जहां तक ये मैक्सिमम जाता है, वो पॉइंट है B, जो कि एंगल थीटा पर है। अच्छा, तो आपको बताना है ये थीटा कितना होगा अगर यहां पर नेट एक्सेलरेशन और इस पॉइंट पर नेट एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का इक्वल है। पॉइंट ए पॉइंट बी पर एक्सेलरेशन अगर इक्वल है तो बताओ थीटा कितना होगा। तो देखो ये पेंडुलम की तरह से ऑसिलेट कर रहा है, अब यहां पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, नेट वेलोसिटी इज नॉट गिवन, इसको आप मान लो ये v है, सपोज दैट। अब अगर ये v वेलोसिटी से इधर चल रहा है, यहां पर अगर हम बात करें, एक तो इस पर टेंशन लगेगी और एक इस पर mg लगेगा, इस तरीके से सर्किल पर चलेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ होना चाहिए। नेट फोर्स कितना आएगा, T माइनस mg, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, T माइनस mg, वो सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा, और इसमें एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। सर्किल पर चलेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो जरूर होगा। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस लोकेशन पर नहीं होगा, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो वही बन जाएगा टोटल एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर अगर आपको टोटल एक्सेलरेशन चाहिए इस पार्टिकल का, क्या बनेगा, v²/r, वेलोसिटी हमने v मानी, उसकी चिंता मत करो, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ये हो गया एक्सेलरेशन पॉइंट ए पर सेंट्रीपिटल है, और यही टोटल v है। अच्छा, b पर हम देखते हैं, अगर ये मैक्सिमम b तक गया है उसके बाद वापस आएगा, इसका मतलब b पर रुक गया, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, v²/r, है ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां पर 0 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट बी की लोकेशन पर इस पार्टिकल पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, और उस टेंजेंशियल डायरेक्शन और उस फोर्स की वजह से इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एक तो ये टेंशन T लग रही है,
एक ये mg लग रहा है, बाकी और तो कोई लगेगा नहीं। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया। mg का कंपोनेंट इधर आएगा mg cos थीटा, और ये mg cos थीटा इस t से बैलेंस हो गया। बाकी एक mg का कंपोनेंट इधर आ गया टेंजेंशियल डायरेक्शन में mg sin थीटा। तो अकेला ये फोर्स है टेंजेंशियल डायरेक्शन में mg sin थीटा, ये अनबैलेंस्ड है, इसके अलावा और कोई फोर्स है नहीं। तो इसी फोर्स की वजह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में पार्टिकल में एक एक्सेलरेशन आएगा। कितना एक्सेलरेशन आएगा? फोर्स अपॉन मास g sin थीटा के बराबर है, और ये हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन तो है नहीं क्योंकि वेलोसिटी 0 है, तो ये अकेला जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, यही बनेगा टोटल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। तो पॉइंट बी पर व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, लेट अस से दिस इज ए बी। तो ये नेट एक्सेलरेशन तो इसी टेंजेंशियल के बराबर है, और इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई कितनी? g sin थीटा, इसकी वैल्यू मिल गई। बोल रहा है कि ए पर और बी पर जो टोटल एक्सेलरेशन है दे आर इक्वल, तो इक्वलिटी की हमने कंडीशन लगा दी। इससे हमें क्या मिल गया? ये मिल गया। अब देखो हमें इससे थीटा मिल तो जाए, बस प्रॉब्लम क्या है, ये v जो हमने अपनी तरफ से लगाया ये हट जाए किसी तरीके से। उसके लिए आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, v स्क्वायर हट जाएगा। यहां से लेकर यहां तक जब ये पार्टिकल जाएगा तो वेलोसिटी कम हो रही, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी का जितना भी लॉस होगा वो सब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये L है, ये थीटा है, तो ये कितना हुआ? L cos थीटा। तो ये कितना हो गया? L माइनस L cos थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ गई? कितनी बढ़ गई? और ये सारा इंक्रीमेंट कहां से आया? स्टार्टिंग में यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी थी वहां से आया। इसका मतलब ये होना चाहिए इस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। देखो इससे हमें v स्क्वायर, और ये जो L है ना इसको राइट में ले जाओ, 2 को लेफ्ट में ले आओ, 2g और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई L। ये देखो पूरा का पूरा v स्क्वायर बाई L यहाँ पे रखा और ला करके यहाँ पे रख दो, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको थीटा मिल जाएगा। ये g खत्म। 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को क्या लिखेंगे? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये गया 2 और साइन थीटा भी एक चला गया, और इधर साइन रहेगा उसका कॉस इधर आ गया, तो ये tan थीटा बाई 2 कितना बन गया? 1/2। तो देखो थीटा कितना आ गया? 2 tan इनवर्स 1/। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक गैस है, उस पर एक एडियाबैटिक प्रोसेस रन किया गया, और उस प्रोसेस में गैस का प्रेशर उसके टेम्परेचर के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको बताना है Cp अपॉन Cv, ये क्या होगा? और गिवन है कि प्रोसेस एडियाबैटिक है। देखो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो होना क्या चाहिए? PV टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन उसने रिलेशन प्रेशर और टेम्परेचर में बताया है, तो हम इसको प्रेशर और टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लेते हैं। वॉल्यूम को हटा दो, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? nRT अपॉन P। ठीक है, ये P और ये P क्या हो गया? इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी से हम क्या लिख सकते हैं? P इंटू टी की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ये लिख दिया हमने, एंड दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट मान लो C है। अब इस t के टर्म को राइट में ले जाओ, सो दिस कांस्टेंट इनटू t की पावर, ये आ गया। इसका मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की ये पावर, लेकिन उसने क्या बोला है? प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 3। इसका मतलब ये टर्म कितना होना चाहिए? 3 के बराबर। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, गामा मिल जाएगा। Cp अपॉन Cv क्या होता है? गामा, वही गामा पूछा है उसने। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये बोल रहा है असर्शन और रीजन दिए गए हैं। ये असर्शन है और ये रीजन है। असर्शन क्या बोल रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की सन के अराउंड घूमने की दैट इज लेस देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मून अराउंड द अर्थ। मून के अर्थ के अराउंड घूमने की एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, रीजन क्या बता रहा है कि अर्थ का रोटेशन का जो टाइम होता है सन के अराउंड, एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगा टाइम, वो मून के रोटेशन के टाइम से ज्यादा होता है।
तो देखो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है और ये उसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों? देखो अर्थ सन के अराउंड घूमेगी, पूरा एक चक्कर लगाएगी, कितना घूम जाएगी? 2 पाई रेडियन, एक चक्कर। तो 2 पाई रेडियन अगर घूमी, जैसे अर्थ की हम बात करें, 2 पाई रेडियन घूमने में, अर्थ को सन के अराउंड घूमने में कितना टाइम लगता है? 365 दिन लगते हैं करीब करीब। तो अर्थ की एनुअल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए। अच्छा, मून की अगर हम बात करें, जो अर्थ के अराउंड घूमेगा, एक चक्कर लगाएगा तो 2 पाई घूमेगा, और कितना टाइम लगता है? करीब करीब 1 महीना, है ना? मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 27 डेज। तो चलो 27 डेज अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं। अब देखो क्या हुआ, ये है 2 पाई अपॉन 27 और ये है 2 पाई अपॉन 365। तो ऑब्वियसली ये कम है क्योंकि ये 365 ज्यादा है और ये 27 कम है, इसलिए ये ज्यादा है। तो ये तो करेक्ट हो गया। अब ये हुआ ऐसा क्यों हुआ? 2 पाई और 2 पाई तो सेम था, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है। और वही बात तो इसने बोली है यहाँ पर, मून के घूमने का टाइम 27 डेज अप्रोक्सीमेटली और अर्थ के घूमने का टाइम 365 डेज अप्रोक्सीमेटली। सो ऑब्वियसली 365 ग्रेटर देन 27, है ना? तो ये राइट, ये भी राइट है और ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन है 6.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसके लिए आपको बताना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये तो बहुत ही आसान है। वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है? h न्यू नॉट के बराबर। न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको जरा जूल में कन्वर्ट करके लिख लो। चलो जूल में कन्वर्ट कर लिया। दिस शुड बी इक्वल टू h न्यू। h कितना होता है? इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको न्यू नॉट मिल जाएगा हार्ट्स में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया ये एक लूप है, R1 और R2 गिवन है π/2 एंड π/4। इसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। आपको इस सेंटर में बताना है व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये तो बहुत ही आसान है। देखो ये करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जाएगी करंट। ये तो आपको क्लास में भी करवाया गया है ना? इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर की ओर। और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की ओर। और इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। और ये क्या है? सेमी सर्कुलर रिंग है। ये भी क्या है? सेमी सर्कुलर रिंग है। सेमी सर्कुलर रिंग का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? μ0I/4R। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो कम से कम सर्कुलर आर्क का जो जनरल फॉर्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो क्या होता है? μ0I/4πr इंटू थीटा। तो ये थीटा सेमी सर्कुलर के लिए कितना हो गया? पाई। और जब ये पाई हो जाएगा तो देखो μ0I/4R। अच्छा, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए B1 प्लस B2। आई को हम कितना रख सकते हैं? 4 एम्पियर। बाकी ये R1 गिवन है। इसी तरीके से दूसरे के लिए ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड कर दो, ये हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें असर्शन रीजन दिए गए। असर्शन में ये बोला गया है कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेस को रिमूव कर दें तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेती है एंड दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। हाँ, तो ऑफकोर्स ये तो परफेक्ट है। यही तो वो पहली लाइन होती है जो आप इलास्टिसिटी के चैप्टर में लिखते हैं, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन। ऑफकोर्स ऐसा ही होता है। तो असर्शन तो परफेक्टली राइट है। अच्छा, रीजन में क्या बोल रहा है? रीजन में बोल रहा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर में जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं, वो इंटरनल फोर्सेस बॉडी को ओरिजिनल शेप में वापस लाते हैं। ये रीजन में बोल रहा है। सो ऑफ कोर्स दैट रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। ये भी आपको इलास्टिसिटी में पढ़ाया जाता है। कोई बॉडी है, उस पर हमने फोर्स लगा दिया, डिफॉर्मेशन आ गया। फोर्स हटा दोगे तो वापस ये इसलिए आएगी क्योंकि मॉलिक्यूल अंदर अंदर एक दूसरे को पकड़ करके वापस खींचते हैं, रेस्टोरिंग फोर्सेस लगाते हैं, इसलिए ओरिजिनल शेप में वापस आती है। तो दोनों परफेक्टली राइट है और ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक बुलेट चलते हुए आ रही है, ये किसी ब्लॉक में अंदर जाती है और 4 सेंटीमीटर चलते चलते 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी लूज कर देती है और उसके बियॉन्ड फिर ये इतना डिस्टेंस d × 10⁻³ मीटर और चल करके अपनी बची हुई काइनेटिक एनर्जी को भी लूज कर देती है। तो अब आपको बताना है कि ये d कितना है। तो सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी नहीं दी गई है। मान लो कि ये वेलोसिटी है v0। अब v0 से एंटर करी, 1/3 वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर में लूज कर दी। 1/3 लूज कर दी तो बची कितनी रह गई? 2v0/3 वेलोसिटी यहाँ पर आकर के बची रह गई 4 सेंटीमीटर चलते चलते। जब ये अंदर में चल रही है तो इसमें इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा, मतलब रिटार्डेशन आएगा। ये एक्सेलरेशन है मान लो -a। तो अगर हम यहां से यहां तक के लिए लिखना चाहें
क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट, मीटर में रख दिया हमने। इससे हमें a मिल तो जाएगा लेकिन v नॉट के टर्म्स में मिलेगा। चलो ठीक है, बोल रहा है कि इसके बियॉन्ड यहां से लेकर यहां तक ये इतना और चलेगा और इतना चल करके सारी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देगा। सारी काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा मतलब सारी वेलोसिटी लूज कर देगा। तो यहां पर वेलोसिटी आकर के कितनी हो जाएगी, 0। तो देखो यहां से लेकर यहां तक फिर से यही इक्वेशन लिखो, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन इनटू द डिस्प्लेसमेंट। सिंपल हो गया कि नहीं। बस ये a यहां से उठाओ इस इक्वेशन से और यहां पे रख दो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, v नॉट सब जगह से गायब हो जाएगा और आपको d का वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 1 मोल ऑक्सीजन 27 डिग्री सेल्सियस पर है, उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का मतलब उसके मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको बताना है। और मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, NCVT। N कितना दिया है, 1। ये डायटोमिक गैस है, CV कितना हो जाएगा 5R/2 और टेम्परेचर कितना हो गया केल्विन में 300। चलो आंसर आ गया जूल में। ये हो जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। बाकी R का वैल्यू रखेंगे ना 8.314, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं मिलेगी जो ऑप्शंस में दिया गया, उसके काफी करीब मिलेगा। चिंता नहीं करना है आपको, क्योंकि बाकी की जो ऑप्शंस है वो उससे काफी ज्यादा डिफरेंट होंगी। अदरवाइज आप चाहे तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि R की आप ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू का इस्तेमाल कर लो, इससे लोगों को क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। R होता है अप्रोक्सीमेटली 25/3। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है जिस पर एक लाइट का बीम आ रहा है। लाइट के बीम की इंटेंसिटी है 6 × 10⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक मीडियम में रखी गई है और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3। सो बिकॉज ऑफ दिस लाइट बीम, इस पर रेडिएशन प्रेशर कितना जनरेट होगा ऑब्जेक्ट पर, वो आपको बताना है। तो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, I/C। क्वेश्चन में बोला गया 100% एब्जॉर्प्शन हो रहा है बाय दिस ऑब्जेक्ट। तो 100% एब्जॉर्प्शन के केस में ये होता है रेडिएशन प्रेशर I/C। लेकिन ये जो C है ना, C आपको इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो लेना होगी। इंटेंसिटी उसने खुद बताई है। और इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या बनेगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है तो ये रहेगा वैक्यूम में इसकी स्पीड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आ गया रेडिएशन प्रेशर 6 Nm/m²। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। एक इंक्लाइंड रफ प्लेन पर एक सर्कुलर रिंग और एक सॉलिड स्फीयर को रिलीज कर दिया गया फ्रॉम द सेम लोकेशन। दोनों का मास सेम है, दोनों की रेडियस सेम है। एक सर्कुलर रिंग, एक सॉलिड स्फीयर है। जब ये प्योर रोलिंग करते हो बिना किसी स्लिपिंग के, बोला गया क्वेश्चन, और बिना स्लिपिंग के ये बॉटम तक आएंगे, तो बॉटम तक आने पर इनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जीज है K1 और K2, उनका रेशियो क्या ये पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है। देखो जो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी बॉटम तक आते आते बनेंगी, दे आर एक्चुअली इक्वल टू द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। सेम लोकेशन से रिलीज करेंगे, सेम लोकेशन तक आएंगे, सेम वर्टिकल हाइट से ये नीचे गिरेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हुआ, mgh। और यही चला जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, टोटल काइनेटिक एनर्जी में। चाहे सर्कुलर रिंग हो या सॉलिड स्फीयर हो, ये चलेगा प्लस घूमेगा, ट्रांसलेशन भी होगा, रोटेशन में भी होगा। यहाँ पर एक बात ये समझ लो कि टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस हुआ mg है, दैट इज गोइंग इनटू, इट्स सम पार्ट इज गोइंग इनटू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड द अदर पार्ट इज गोइंग इनटू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रिंग में कितना हिस्सा रिंग के लिए ट्रांसलेशन में गया है, कितना रोटेशन में गया है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द केस ऑफ स्फीयर। स्फीयर में जितना जाएगा ना वो अलग होगा, लेकिन दोनों की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो सेम बनेगी, क्योंकि वो दोनों केस में आ तो यहीं से रही है। तो इसका मतलब K1 और K2 क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। टोटल की बात हो रही है, तो रेशियो कितना हो गया, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 3 वोल्ट मीटर्स हैं, V1 V2 ऐसे कनेक्ट करे गए हैं और इनके साथ पैरेलल में ये V3 तीसरा वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है। और फिर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कोई एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया गया है। तो आपको बताना है कि अगर इनकी रीडिंग्स हैं V1 और V2 और V3, तो उनमें आपस में रिलेशन क्या होगा। ये ऑप्शंस गिवन है।
ये तो बहुत आसान है। देखो इसमें जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसमें जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दोनों को अगर हम ऐड कर दें मतलब V1 प्लस V2, तो वो हो जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और जो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसकी रीडिंग होगी, क्योंकि ये वोल्टमीटर इन्हीं दोनों के बीच में कनेक्टेड है। तो इन दोनों के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आया वो इसकी रीडिंग बना, मतलब ये कितना हो जाएगा V3 के बराबर। देखो अगले क्वेश्चन में इसमें क्या बोला है कि किसी वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहा है कि ये है RA/L। इसको बोलने की जरूरत नहीं है, तो हमको पहले से पता है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी क्या होती है, RA/L। R होता है ना ρL/A, उसी से हम लिख सकते हैं। अब बोल ये रहा है कि अगर हम लेंथ को डबल कर दें तो बताओ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर मतलब रेजिस्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा। आंसर इस कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी तो मटेरियल पर डिपेंड करती है। कोई वायर है उसकी लेंथ कितनी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द मटेरियल ऑफ द वायर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द वायर। तो लेंथ पर डबल करो कितना भी करो, क्रॉस सेक्शन एरिया को कितना भी कर दो, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसमें जो ऑप्शंस दिए हैं, एक में दिया कि डबल हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा और नो चेंज। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो चेंज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दो स्टेटमेंट दिए गए, असर्शन है एक रीजन है। असर्शन में क्या बोल रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल। और रीजन में क्या बोल रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया बट इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। तो कौन सा करेक्ट है, क्या है, नहीं है, एक्सप्लेनेशन है या नहीं, वो सब आपको बताना है। ये तो बहुत सिंपल है, थ्योरी में आपको पढ़ाया जाता है कि फ्रिक्शन चाहे स्टैटिक हो या काइनेटिक हो, एरिया पर डिपेंड नहीं करता, मटेरियल पर डिपेंड करता है। अब इसने असर्शन में क्या बोला है कि एरिया पर डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये तो इनकरेक्ट है, ये फॉल्स है। अब आ जाओ रीजन पर, काइनेटिक फ्रिक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, ये बोल रहा है। ठीक है, सो ये करेक्ट है। तो रीजन करेक्ट है, असर्शन इनकरेक्ट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन दिया गया। असर्शन दिया गया कि अगर हम किसी चार्ज को किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव कराएं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज जो वर्क करते हैं वो 0 होता है। और रीजन में बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो दोनों करेक्ट है और ये उसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। कैसे, ये तो आपको पता होगा कि अगर हम किसी, ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और किसी चार्ज पार्टिकल को अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव कराया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा, उसका कोई वर्क तो होगा नहीं। तो ये तो करेक्ट है। और इसका रीजन ये है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब अगर आप एक चार्ज को इस पर मूव करा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, तो चार्ज पर हर एक टाइम पर जो भी फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। अब ये फोर्स इस डायरेक्शन में और इसका डिस्प्लेसमेंट ये इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द फोर्स, सो द वर्क डन बाय द फोर्स इज 0। तो वर्क डन बाय फोर्स इज 0। और उसका रीजन क्या हुआ, फोर्स परपेंडिकुलर है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें बोल रहा है कि C13 का एक न्यूक्लियस C12 के एक न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया और एक न्यूट्रॉन निकल गया। अब इन तीनों के इसने मास दिए हैं एटॉमिक मास यूनिट में। बोल रहा है कि इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है, आप चेक करके देख लो। ये अकेला मास इन दोनों के कंबाइंड मास से ज्यादा आएगा। तो ये मास ज्यादा है, इसका मतलब कुछ मास का लॉस हो रहा है। कितना मास का लॉस हो रहा है, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। तो M2 प्लस M3 बन गया बाद में, और पहले कितना था, M1 था। तो इतना मास का लॉस हो गया और जो भी मास का लॉस होगा वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, मास का चेंज, मास डिफेक्ट डेल्टा M इनटू। अब देखो ये सारे मासेस हमें दिए गए ना एटॉमिक मास यूनिट में, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, 931 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगला क्वेश्चन ये है कि एक सर्किट दिया गया है और बोल रहा है कि आपको इसकी ट्रुथ टेबल बनाना है। तो दो इनपुट टर्मिनल्स हैं A और B और एक आउटपुट टर्मिनल है Y। तो ये ट्रुथ टेबल हमें बनाना है, A और B की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए हमें Y की क्या वैल्यूज मिलेंगी। ये आपको पता होगा, ये एंड गेट है, ये भी एंड गेट है और ये और गेट है। तो इस हिसाब से फिर हमको सोचना है, ये एंड है, दिस इज ऑल्सो एंड
एंड दिस इज ऑड। अब देखो क्या करते हैं, मान लो कि हम पहले ए को 0 कर देते हैं, बी को 0। अच्छा ये भी आपको पता होगा, ये नॉट है और ये भी नॉट है। हमने ए को कर दिया 0 और बी को हमने कर दिया 0। देखते हैं कि हमें वाई क्या मिलेगा। देखो ए को अगर हमने 0 कर दिया यानी कि यहाँ पर क्या जा रहा है, 0 जा रहा है, और यही 0 इधर आएगा और नॉट से पार होकर के क्या बन जाएगा, 1। तो यहाँ पर 1 आ गया। फिर हमने यहाँ पर भी 0 किया हुआ है, तो ये 0 यहाँ पहुंचा, और ये 0 जब इधर आएगा तो ये नॉट से पार होकर के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज 0 एंड दिस इज 1, और ये क्या है, एंड है। 1 एंड 0 क्या बना, 0। तो इधर से 0 आ गया, ये 0 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर 1 एंड 0 क्या निकला, यहाँ पर 0 निकल गया। 0 ये क्या है, और है ना, 0 और 0 क्या बनेगा, 0। तो y हमें क्या मिल गया, 0। इसी तरीके से आप चेक करो कि अगर ये 1 होता, दोनों को हमने 1 कर दिया, अब देखो क्या होगा, सब कुछ उल्टा ही हो जाना चाहिए। ये 1 कर दिया, ये 1 हो गया। अच्छा अब ये 1 इधर गया, नॉट से पार होकर के क्या बन गया, 0। फिर इधर भी हमने 1 किया है, तो ये 1 इधर से नॉट से पार होकर के 0 बन जाएगा, और यही 1 यहाँ पर चला जाएगा। अब देखो ये एंड है, 1 एंड 0 क्या बनेगा, 0। तो इधर से 0 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर 0 एंड 1, दिस इज 0, 0 आ गया। तो 0 0 और ये और है, तो 0 और 0 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। ये 0 कर देते हैं और ये 1 कर देते हैं। तो देखो इसको हमने क्या कर दिया, 0। तो बताओ यहाँ पर क्या आ गया, 0, और यही 0 नॉट से पार करके यहाँ पर क्या बनेगा, 1। तो यहाँ पर आ गया 1। अच्छा ये रहा 1, तो इधर पास हो गया क्या, 1। फिर ये 1 इधर आया और नॉट से पार होकर के क्या बन गया, 0 बन गया। अब देखो 0 एंड 0 क्या बनेगा, 0, ये 0 आएगा। और देखो इधर 1 एंड 1 बोलो क्या बनेगा, 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। 1 एंड 1 और 0, 1 और 0 क्या बनेगा, 1। तो ये 1 आ गया, ये हमें y मिल गया 1। अब 0 और 1 के लिए अगर ये 1 मिल गया है, तो इसको 1 कर दो, इसको 0 कर दो, वही मिलेगा, क्योंकि a और b बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे हैं। अगर एक जैसे नहीं होते तो हमें अलग से सोचना पड़ता है। ये बन गई ट्रूथ टेबल। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसमें कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो है 10:1। इनपुट में हमने लगाया 230 वोल्ट लगाया है, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, आउटपुट में रेजिस्टेंस है 46 ओम का। तो आउटपुट में पावर कितनी मिलेगी वो आपको बताना है। ये तो बहुत ही आसान है। पावर क्या होती है, V²/R होती है। R उसने खुद बता दिया कितना, 46 ओम। हमें सिर्फ पोटेंशियल आउट चाहिए। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेकेंडरी कॉइल में पोटेंशियल और प्राइमरी कॉइल में पोटेंशियल, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स। सेकेंडरी में 1 है तो इसमें 10 है, तो सेकेंडरी और प्राइमरी का रेशियो कितना दिया है, 1/10। तो देखो इससे BS हमें कितना मिल गया, BP/10। और प्राइमरी में पोटेंशियल कितना है, 230, कितना आ गया, ये 23 वोल्ट आ गया। आउटपुट का पोटेंशियल 23 वोल्ट है, ये यहां पर कर दो, ये आउटपुट की हमें पावर मिल गई, ये 23 और 46। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दो पोलराइड है, उनको क्रॉस करके रखा गया है। मतलब ये कि उनकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक तीसरा पोलराइड हमें उन दोनों के बीच में रखना है, उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस पहले पोलराइड की ट्रांसमिशन एक्सिस से कितने एंगल पर हम रखें ताकि हमें आउटपुट में जो भी लाइट मिले उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए। देखो ये पोलराइड रखा है, इसकी ये ट्रांसमिशन एक्सिस है, मान लो वर्टिकल है। फिर दूसरा पोलराइड ये रखा है, इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल है, तो हो गए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्रॉस पोजीशन में आ गए। तीसरा पोलराइड हमें बीच में रखना है, और इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस से मान लो थीटा एंगल पर रखी गई है, तो फिर उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस से कितने एंगल पर आ जाएगी, 90 - थीटा। अब देखो इधर से अगर ये अनपोलराइज लाइट आ रही है इंटेंसिटी I0 लेकर के, तो आधा तो एब्जॉर्ब हो गया, कितना पार हुआ, I0/2। फिर ये इस एक्सिस के अलाउंग पोलराइज्ड है, I0/2 जो लाइट जा रही है, और उससे थीटा एंगल पर, दिस एंगल इज थीटा एंगल पर अगले की ट्रांसमिशन एक्सिस है। तो यहां से जो इंटेंसिटी पार होगी वो ये हो जाएगी I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
फिर ये जो लाइट आगे निकल रही है पोलराइज लाइट है और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इस डायरेक्शन में है और ये डायरेक्शन इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 90 माइनस थीटा। तो आने वाली इंटेंसिटी अगर ये है तो इससे पार निकलने वाली इंटेंसिटी एंगल कितना बन रहा था प्लेन ऑफ पोलराइजेशन से 90 माइनस थीटा। सो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये पार होने वाली इंटेंसिटी है जो फाइनली हमें मिलेगी। बोल रहा है कि इस आई को हमें मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए थीटा हम कितना रखेंगे। तो बहुत आसान हो गया। देखो इस आई को हम क्या लिख सकते हैं आई नॉट अपॉन 2 है, नीचे में 4 लगा दो ताकि हम इसको लिख सकें, ये तो साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो एक साइन स्क्वायर थीटा एक कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो कैसे लिख दिया हमने ना 4 खत्म हो जाएगा। अब ये क्या चीज बना, ये बन गया साइन 2 थीटा, बाकी जो भी हो। अब अगर हमें इसको मैक्सिमम करना है तो इसको मैक्सिमम कर दो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी जिसके लिए 2 थीटा हमें 90 करना पड़ेगा। 2 थीटा 90 मतलब थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप है, दूसरा ओपन एंड ऑर्गन पाइप है। इसकी लेंथ 150 सेंटीमीटर, उसकी 350 सेंटीमीटर है। इन दोनों को एक साथ हम वाइब्रेट कराते हैं इन देयर फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन और फिर दोनों की साउंड वेव के मिलने से जो बीट फ्रीक्वेंसी बन रही है दैट इज गिवन 7 हर्ट्ज। तो आपको बताना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, साउंड की वेलोसिटी कितनी वो बताना है। देखो ऐसा है 150 का मतलब 1.5 मीटर और ये 3.5 मीटर। इस पाइप की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होती है V/4L और L कितना है, ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई। चलो इसको हम F1 लिख देते हैं, V साउंड की वेलोसिटी है। इसी तरीके से इसको अगर हम फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कराएं तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है V/2L और L कितना है 3.5, ये कितना आ गया। तो एक F1 और दूसरा F2 कितना आ गया V/6 V/7। तो इनमें ज्यादा कौन है, ये ज्यादा है और ये कम है। तो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी माइनस स्मॉलर फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा बीट फ्रीक्वेंसी। F1 माइनस F2 होता है ना बीट फ्रीक्वेंसी, दैट बीट फ्रीक्वेंसी इज गिवन 7। इसको आप सॉल्व कर लो, इससे आपको V का वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर में 200 माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो होती है तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है π/3 रेडियन का। तो आपको बताना है कितनी करंट फ्लो कराने पर उसमें डिफ्लेक्शन आएगा π/10 रेडियन का। तो बहुत आसान है, आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर के केस में करंट डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होती है, या उल्टा बोल सकते हैं थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब I1/I2 दिस इज θ1 अपॉन θ2। तो ये जो अननोन करंट है ये है मान लो I, तो I/200 क्या हो जाएगा π/10 डिवाइडेड बाई π/3। ये लो आंसर आ गया, इससे आपको I मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है -4 माइक्रोकूलम, इसको रखा गया 1,0,4 पर। दूसरा एक पॉइंट चार्ज है +4 माइक्रोकूलम और इसको रखा गया 2, -1,5 पर। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है 0.2 I कैप वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब कि 20 I कैप वोल्ट पर मीटर। तो आपको बताना है इस सिस्टम ऑफ चार्ज पर टोटल टॉर्क कितना लगेगा। बोल रहा है कि टॉर्क इतना है, अगर टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो बताओ ये अल्फा कितना होगा, मतलब टॉर्क निकालो तो अल्फा आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, ये देखो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, मिल करके एक डाइपोल बनाएंगे और वो डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो आपको सिंपली डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क फाइंड करना है। डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क क्या होता है P/E। क्या उसमें E दिया है, क्या ये पता है वेक्टर फॉर्म में, ऑफ कोर्स ये पता है। बाकी P जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो और फाइंड कर दो। आपको पता होगा जैसे एक माइनस चार्ज हो एक प्लस चार्ज हो तो डाइपोल की डायरेक्शन किधर होती है माइनस से प्लस की तरफ। बाकी इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो ये QL होता है। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो QL वेक्टर लिख सकते हो और वो वेक्टर किधर होना चाहिए माइनस से प्लस की तरफ, क्योंकि ये भी हमें किधर लेना है माइनस से प्लस की तरफ लेना है। तो माइनस से प्लस की तरफ, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ, यह बन गया डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो L वेक्टर को अगर हम लिखना चाहें इस तरफ से इस तरफ तक तो दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट इंटू I कैप J कैप एंड K कैप। तो बताओ इस L वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं 2 - 1 I कैप, -1 - 0 J कैप एंड 5 - 4 K कैप। ये L वेक्टर आ गया। दोनों में से किसी एक का आप चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, दैट इज 4 माइक्रोकूलम। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 की पावर -6, ये चार्ज हो गया, और इसको इस L वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, I माइनस जे प्लस के। ये देखो क्या आ गया, ये आ गया P वेक्टर, इस P वेक्टर को यूज कर लो, E वेक्टर दिया है आपको, ये मिल जाएगा। उसके बाद फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना, उससे आपको अल्फा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर है 50 और उसकी रेडियस है 9 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है उस न्यूक्लियस की सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, मेगा वोल्ट में बताना है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, तो बहुत आसान है। न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर अगर 50 है तो कितने प्रोटॉन्स है, 50 प्रोटॉन्स है। 50 प्रोटॉन हो गए तो बताओ चार्ज कितना हो गया, ये चार्ज हो जाएगा। कोई भी सॉलिड स्फीयर, इसको सॉलिड स्फीयर हम मानेंगे, तो सॉलिड स्फीयर अपनी सरफेस पर कितना पोटेंशियल जनरेट करता है, KQ/R, रेडियस दी गई है। तो K की वैल्यू हमें पता है, चार्ज हमें पता चल गया कूलम में, रेडियस और रख दो, मीटर में रखना, गड़बड़ नहीं करना है, तो मीटर में ही हो जाएगा। ठीक है, ये लो ये आंसर आ गया। इसमें 10 की पावर 6 को बाहर निकाल लेना ताकि आपको ये मेगा वोल्ट में मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक पाइप है, पानी का पाइप, उसमें पहले प्रेशर कितना था, 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर क्या हुआ, उसमें एक होल डेवलप हो गया जिससे पानी बाहर आने लगा और प्रेशर रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने के बाद प्रेशर ये बन रहा है। तो बताओ पानी के बाहर आने की वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कितनी बनेगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, असल में प्रेशर जब रिड्यूस होगा तो बेसिकली प्रेशर हेड रिड्यूस होगा और वो वेलोसिटी हेड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये होगा कि प्रेशर का जो भी चेंज है दैट विल बी गोइंग इनटू दिस हाफ रो वी स्क्वायर। बाकी रो पानी है तो हमें रो पता है। प्रेशर का चेंज कितना होगा, ये आ गया P1 माइनस P2 और हाफ रो, तो इससे हमको V का वैल्यू मिल जाएगा।